रूसियन साम्राज्य के सैनिकों की एक टुकड़ी एक आदमखोर जंगली बाघ की तलाश में निकली थी। ये कोई साधारण बाघ नहीं था, इसने इलाके में आतंक मचा रखा था। सैनिकों का समूह भारी कवच पहने और अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रखे सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच आगे बढ़ रहा था। तभी वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां खिली हुई धूप थी। वहां उन्होंने उस विशालकाय जीव को देखा, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उनकी धड़कनें थम गईं। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे पाई खतरनाक जंगली आदिवासी घात लगाए बैठे थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो बाघ साधारण मांस मज्जा का जीव नहीं था, वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जब आदिवासियों ने उस पर हमला किया तो बाघ ने दर्द महसूस किए बिना उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। वो बाघ मर चुका था, लेकिन फिर भी चल रहा था, दहाड़ रहा था और शिकार कर रहा था। कोरियन सैनिक जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, दोनों हाथों में तलवारें लेकर उस शैतान से भिड़ गए। लेकिन बाघ की ताकत अमानवीय थी। तभी वहां एक रहस्यमयी और ताकतवर योद्धा का आगमन हुआ, जिसने अपने एक ही प्रहार से उस ज़ॉम्बी बाघ का अंत कर दिया। जब उस बाघ का पेट चीरा गया तो मंजर भयानक था। उसकी आंतें सड़कर काली पड़ चुकी थीं और उसके भीतर इंसानी अवशेष नहीं थे। ये इस बात का सबूत था कि असली कातिल कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई और था। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वो उस अंधेरी गुफा में पहुंच गई। वहां उसने पत्थरों पर अजीबोगरीब चित्र देखे जो बताते थे कि ये फूल जीवन तो देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। अशिन ने वे फूल तोड़ लिए, ये सोचकर कि इससे उसकी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो वापस अपने कबीले की ओर लौटी तो दूर से ही उसे धुएं का काला गुबार दिखाई दिया। जब वो गांव पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी। उसके घर जल रहे थे और उसके कबीले के हर सदस्य, बूढ़े, बच्चे, औरतें की लाशें पेड़ों और खंभों से लटकी हुई थी। हवा में केवल मौत की बदबू और सन्नाटा था। उसने देखा कि एक लाश के पैरों के पास उसके पिता का खास चाकू और सामान पड़ा था। अशिन को लगा कि उसके पिता को भी क्रूर आदिवासियों ने मार डाला है। वो अकेली उस मलबे के बीच बैठ गई और अपनी चीखों को बर्फीली हवाओं में दबा दिया। अशिन मदद की गुहार लेकर कोरियन मिलिट्री कैंप के कमांडर चीरो के पास पहुंची। उसने कमांडर के पैरों में गिरकर विनती की, मेरे परिवार का बदला ले लो, मैं इसके बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। कमांडर ने उसे रहने के लिए एक छोटी सी गंदगी भरी झोपड़ी दी, जो अस्तबल के पास थी। वहां से अशिन के जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। उत्तर की कड़ाके की ठंड में जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था, उसे सैनिकों के गंदे कपड़े जमी हुई नदी का बर्फ तोड़कर धोने पड़ते थे। सैनिक उसे नीची नजर से देखते थे, उसे अपमानित करते थे और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन अशिन टूटी नहीं। कैंप सो जाता, अशिन चुपके से जंगल में जाकर तीरंदाजी का अभ्यास करती। उसने हजारों बार निशाना साधा, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों से खून बहने लगता। जासूसी का खतरनाक खेल। वो बड़ी होकर एक बेहतरीन जासूस बनी। वो अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन आदिवासियों के कैंप में घुसती और नक्शे व रणनीतियां चुरा कर लाती। मानसिक प्रताड़ना। कैंप के कुछ हवसी सैनिक रात में उसके कमरे में घुस आते थे। अशिन चाहती तो उन्हें वहीं मार सकती थी, लेकिन उसे पता था कि उसका असली मकसद अभी दूर है। उसने उन सभी जिल्लतों को चुपचाप सहा, ताकि वो सही वक्त का इंतजार कर सके। सालों बाद जब अशिन एक कुशल योद्धा बन चुकी थी, उसे फिर से जासूसी के लिए भेजा गया। इस बार वो दुश्मन के मुख्य ठिकाने के अंदर तक पहुंच गई। वहां एक ऐसी जगह थी जहां बीमार और कैदियों को रखा जाता था। एक अंधेरी कोठरी में उसे जंजीरों की खनक सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके पिता थे। वे मरे नहीं थे। सालों से उन्हें वहां एक जानवर की तरह कैद करके रखा गया था। उनके हाथ और पैर काट दिए गए थे ताकि वे भाग न सकें। वे पूरी तरह जर्जर हो चुके थे और केवल मौत की भीख मांग रहे थे। अशिन अपने पिता की ये हालत देख भीतर से मर गई। उसने भारी मन से अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की और उन्हें इस नरक से आजाद करने के लिए खुद अपने हाथों से उनकी जान ली। उस रात अशिन ने उस कबीले के मुख्य ठिकाने को आग लगा दी, लेकिन उसके मन की आग अभी शांत नहीं हुई थी। कैंप लौटते समय अशिन की नजर कुछ शाही सैनिकों के तीरों पर पड़ी। उन तीरों के पीछे लगे पंख बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके बचपन में उसके गांव के पास मिले थे। उसे शक हुआ। उसने रात के अंधेरे में मिलिट्री के रिकॉर्ड रूम में सेंध लगाई। वहां उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसके कबीले को दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उन्हीं कोरियन सैनिकों ने मरवाया था जिनके लिए वो काम कर रही थी। सच ये था कि कोरियन सैनिकों ने अपनी गलती छुपाने के लिए और युद्ध को टालने के लिए अशिन के निर्दोष कबीले का नाम लगा दिया था और चुपके से उन्हें खत्म करवा दिया था। अशिन को समझ आ गया कि जिस मसीहा कमांडर के लिए वो सालों से गुलाम बनी रही, वही उसके कबीले का असली हत्यारा था। अब उसका लक्ष्य बदल गया था।
उसे केवल दुश्मनों को नहीं, बल्कि उस पूरे साम्राज्य को खत्म करना था जिसने उसके साथ ये क्रूर मजाक किया था। ने अपनी बरसों की मेहनत और उस नीले फूल रेजरेक्शन प्लांट का इस्तेमाल करने की खौफनाक योजना बनाई। उस रात जब एक सैनिक उसके साथ बदतमीजी करने उसके कमरे में घुसा, अशिन ने उसे मार दिया, लेकिन उसने उसे दफनाया नहीं। उसने उस जादुई फूल को पीसकर उसकी देह में डाल दिया। थोड़ी ही देर में वो मृत सैनिक एक भयानक राक्षस के रूप में उठ खड़ा हुआ। वो अब होश में नहीं था, केवल मांस का भूखा था। उसने कैंप के दूसरे सैनिकों पर हमला किया। जिसे भी वो काटता, वो भी कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाता। पूरे मिलिट्री कैंप में चीख पुकार मच गई। खौफ का मंजर। सोए हुए सैनिक अपनी ही छावनियों में शिकार बन रहे थे। जो कल तक तलवारबाजी में माहिर थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह भाग रहे थे। अशिन का अट्टहास। अशिन कैंप की सबसे ऊंची छत पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जब कमांडर और कुछ ऊंचे ओहदे के अफसर भागने की कोशिश करने लगे, तो अशिन के तीर उनके सिरों के पार हो गए। उसने किसी को नहीं छोड़ा। एक अफसर ने मशाल जलाकर ज़ोंबी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजारों की तादाद में उठती लाशों के आगे आग भी छोटी पड़ गई। अंत में वो पूरा मिलिट्री कैंप एक कब्रिस्तान में बदल गया, जहां केवल लाशें थी जो एक दूसरे को नोच रही थी। कहानी के अंत में अशिन उस जलते हुए कैंप से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरा साम्राज्य जल रहा था। उसने केवल बदला नहीं लिया था, बल्कि उसने एक ऐसी महामारी को जन्म दे दिया था जो अब धीरे धीरे पूरे जोशन साम्राज्य की ओर बढ़ने वाली थी। वह अकेली बर्फीले मैदानों में अपनी पीठ पर धनुष लादे आगे बढ़ जाती है। उसकी आंखों में अब ना आंसू थे, न दर्द, केवल एक शांत शून्य था। उसने साबित कर दिया कि जब एक मासूम का सब कुछ छीन लिया जाता है, तो वो दुनिया का सबसे भयानक राक्षस बन सकता है।